चुनाव से पहले किसानों का आज मेगा शो है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन हुआ। मैदान सज चुका है। हजारों प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ अपना इरादा बता रही है। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी का असर इस बार यूपी चुनाव में दिखने की तैयारी है। बस इंतजार है राकेश टिकैत के महापंचायत में पहुंचने का। लेकिन ये तैयारी आप देखिए, हजारों की तादाद में आपको यहां पर किसान अलग अलग संगठनों के जो हैं वो पहुंचे हैं हाथों में झंडा लेकर। एक चीज जो आपको चेहरे पर लोगों की नजर नहीं आ रही होगी वो है मास्क। अभी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में एक दावत जरूर देते ये लोग नजर आ रहे हैं। एक के भी चेहरे पर आप मास्क नहीं देखेंगे। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पुरुष भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के वहां बेहद इंतजाम किए गए हैं क्योंकि संख्या ज्यादा हो सकती है और ये नियंत्रित रहे इसके प्रयास भी वहां पर सुरक्षा के जो बंदोबस्त किए गए उसके मद्देनजर किया जा रहा है। हाथों में झंडा थामे ये लोग कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर लगातार, दिल्ली की सड़कों पर हमने देखा, लेकिन अब वो कूच कर गए हैं यूपी की तरफ और यूपी इलेक्शन से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन राकेश टिकैत से तमाम सवाल पूछने के बाद उन्होंने कहा राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और अगर उनकी अपील, उनकी बात नहीं सुनी गई तो वैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। मंच पर भी आप देख रहे हैं कुछ नेता जो हैं किसान के वो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये जरूर कह दिया गया कि ये मंच जो है ये सिर्फ किसानों के लिए है, किसी भी राजनीतिक दल का नेता इस मंच पर नहीं पहुंचेगा। ये पहले से ही तस्वीर क्लियर करके हमेशा हर संगठन ने किसानों की रखी। लेकिन इसके साथ ही साथ अब इंतजार राकेश टिकैत का कि वो कितने बजे पहुंचने वाले हैं। मिलन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और वहीं पर वो मौजूद है। मिलन, फिलहाल क्या तस्वीर, राकेश टिकैत पहुंचे क्या अभी तक? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर राकेश टिकैत जी का ही इंतजार हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि भीड़ यहाँ बेकाबू हो रही है और राकेश टिकैत जी के स्वागत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है। आपको कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएंगे, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ तक ये पूरा ग्राउंड इस वक्त भर चुका है। मंच पर ही कम से कम 100 से ज्यादा लीडर्स इस वक्त बैठे हुए हैं और राकेश टिकैत जी का ही इंतजार कर रहे हैं। हमें बताया गया था कि गाजीपुर से यहाँ तक का कूच वो करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन बीच में कितने सारी बैरिकेडिंग्स उनको क्रॉस करनी पड़ेगी इसका अंदाजा आप लगा सकती है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर आज पूरी तरीके से भीड़ से उमड़ चुका है, जगह जगह पर पुलिस शासन ने भी बंदोबस्त कर रखा है ताकि कोई भी ऐसा वैसा वाकया यहाँ ना हो, क्योंकि किसानों का कहना है ये शांतिपूर्ण कार्यक्रम रहेगा और इसमें किसी भी ऐसे वैसे वाकया की जगह ना होगी। 3 कृषि कानूनों की बात है, ये दूसरी ऐसी महापंचायत की जा रही है। मिलन, आपके पास मैं लौटूंगी। इंतजार राकेश टिकैत का हो रहा है, लेकिन इससे पहले जब वो निकलने वाले थे तो हमारे सहयोगी से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कहा जरा वो सुनवा दें। मुजफ्फरनगर महापंचायत, जी हाँ, किसान आंदोलन जो कि पिछले लगभग 10 महीने से चल रहा है उसमें एक तरीके से मील का पत्थर बनाने की तैयारी है। इस वक्त हम सीधे गाजीपुर से मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं और साथ में है गाड़ी का एक बड़ा काफिला जो कि मुजफ्फरनगर महापंचायत की तरफ जा रहा है। राकेश टिकैत के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मौका है क्योंकि एक तो उनका गृह प्रदेश भी है और गृह जिला भी है, दोनों मुजफ्फरनगर है। राकेश टिकैत ड्राइवर सीट के साथ बैठे हुए हैं, लगता है पूरे आंदोलन को तो चला ही रहे हैं, रफ्तार भी अब आंदोलन पकड़ रही है। जी, रफ्तार बिल्कुल, आंदोलन जो है वो किस रफ्तार से चलेगा और धीमी धीमी चाल, ये भूचाल बनती हुई जा रही है। तो सरकारों को समझना चाहिए कि ये नहीं है कि आपकी सीटें ज्यादा आ गई और आप पूरे पार्लियामेंट पे एक तरह से कैप्चर होके और देश को बेचने का काम करोगे। ये प्रॉपर्टियां देश की हैं, देश की जनता की हैं। ये संस्थान जो पब्लिक सेक्टर है ये पब्लिक के हैं। इनसे अगर ये प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो नौकरी, बेहद ज्यादा नौकरियां जाएगी और जिस हिसाब से सरकारें कह रही हैं कि नौकरियां अब हमारे पास में नहीं है, अगर प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां जाएंगी तो नौकरियां खत्म होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। इसका पूर्ण रूप से इफेक्ट किसानों पे भी पड़ेगा, देश की जनता पे पड़ेगा। ये उस पाकिस्तान की जगह अफगानिस्तान अब चुनावी बयानबाजियों का हथियार बन गया है। तो सवाल उठता है कि ऐसी नौबत क्यों आई? क्या इसका कारण मुनव्वर राना जैसे लोग हैं जो मुसलमानों की बात करते हुए तालिबान तक पहुंच गए? सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए।
मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, सच बता दूं तो ये बाजार मोहब्बत के थे। हम एक शायर की हैसियत से सच बोलना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। हिंदुस्तान का मुसलमान जो करेगा वो बहुत बड़ा डेंजर आतंकवादी होगा। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। बात तो निकली ही है तालिबानी चर्चा करते हुए मुनव्वर राना की, जो उन्हें जेल तक पहुंचा सकती है, क्योंकि मुनव्वर राना जब तालिबान की चर्चा करते हैं तो बात तालिबान की ही नहीं होती। मुनव्वर राना तालिबान का नाम लेकर एक बड़े वर्ग को चुनावी जमीन पर कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जो भले मुनव्वर राना के तालिबानी बयानों से सहमत ना हो, लेकिन समाज में सोच के आधार पर बंटवारा होने लगता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में फिर सरकार सख्त होती है। कोर्ट ने इनकार किया है तो ऐसे लोग गिरफ्तारी होगी। क्या कहेंगे सर उनके इस तरह की जो इस तरह के बयान और मतलब कठोर निंदा की जाती है, और इस प्रकार के बयान के लिए भारत की पवित्र भूमि पे कोई स्थान नहीं है। जो इस प्रकार के बयान देते हैं वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और एक जो तालिबानी चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुनव्वर राना और शफीकुर रहमान बर्क, ये दो वो बड़े नाम हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में सख्ती से कानूनी धाराओं में तालिबान को लेकर बयानबाजी के मामले में केस दर्ज हुआ। मुनव्वर राना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की एफआईआर हुई, तो समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ 124 से यानी कि राजद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। क्योंकि यूपी में चर्चाएं तालिबान के इन दोनों चेहरों ने तालिबान की प्रशंसा में सुर बांधा। थोड़ा बहुत तालिबानी यहाँ भी है, तो तालिबानी का मुसलमान नहीं होता है, हिंदू भी तालिबानी होते हैं, आतंकवादी क्या मुसलमान ही पैदा होते हैं। तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते। तालिबानियों को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत की आजादी के सेनानी की तरह बताने और तालिबानी हिंदुओं में भी होने वाले इन बयानों को देने के पीछे क्या मकसद है? दो कारण हो सकते हैं। पहला, क्या धर्म के आधार पर अपने हिसाब से वोटों का ध्रुवीकरण कराना है, और दूसरा, जिस धर्म के आधार पर तालिबान सत्ता चाहता है उसी धार्मिक नजरिए से तालिबान को देखना। देश में लाखों भारतीय मुस्लिम नागरिक ऐसे हैं जो किसी भी तरह से तालिबान और तालिबानी सोच के समर्थक नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म के नजरिए से काबुल में चढ़ते तालिबान के झंडे को देखते हैं, जो सोचते हैं कि तालिबान का शरिया कानून लागू करना सही है, जो तालिबान के शासन को धर्म के आधार पर जरूरी मानने लगते हैं। तो क्या मुनव्वर राना की भी यही सोच है कि धर्म के आधार पर कट्टर फैसले लेने चाहिए? क्या इसीलिए मुनव्वर राना तालिबान को लेकर विवादित बयान उत्तर प्रदेश में देते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने एक पुराना बयान खोजा। जब सवाल पूछा गया था कि विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस में गला काट देने वाली सोच को वो क्या सही मानते हैं? मजहब के लिए अगर इस तरीके से होता है तो अगर उसके लिए कत्ल किया गया, एक औरत का गला काट दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। नो, ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जुनून, गुस्सा, इसीलिए हमारे यहाँ इस्लाम में भी, दुनिया के हर मजहब में है कि गुस्सा हराम माना जाता है, कि गुस्सा जो है वो हराम है। लेकिन इसीलिए ये भी कहा जाता है कि किसी को इतना मजबूर न करो कि वो एग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। इसी सोच के तहत मुनव्वर राना को लगता है कि तालिबान को अमेरिका ने दबाया, और ऐसी ही सोच के कारण मुनव्वर राना को क्या ये भी लगता है कि तालिबान ने अब लड़ाका बनकर अपना बदला लिया और वो सही है? दोबारा एक पुराना बयान मुनव्वर राना का सुनना जरूरी हो जाता है। गॉड को तो वो खुद मानते हैं। आप हजरत ईसा का कार्टून बनाइए तो आप उनका तो नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? कार्टून तो बुरी चीज है। ऐसे ही बयानों की जमीन पर आगे बढ़ते हुए अब मुनव्वर राना इतना आगे आ चुके हैं जहां वो तालिबानियों की तुलना महर्षि वाल्मीकि तक से कर डालते हैं।
और तब समाज बंटता है। बजरंग दल भी आगे आता है और शुरू होता है तालिबान को लेकर उत्तर प्रदेश में विभाजन। मुनव्वर राणा नहीं बल्कि वे सब लोग जो राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं और पूर्व की सरकारों में जिन लोगों ने मलाई चाटी है, उन सबके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि योगी जी कानून व्यवस्था को लेकर और वो चले हुए हैं और हिंदुओं के देश में हिंदुओं को थोड़ा सा महसूस ही हुआ कि ये देश मूलतः हिंदुओं का था और सरकारों ने कुछ थोड़ा सा पक्ष उधर को लेना शुरू किया तो उन लोगों को ये दिखाई दिया कि हम लोगों को यहाँ टारगेट किया जाए। तो अफगानिस्तान तालिबान की चर्चा उत्तर प्रदेश में इस तरह हिंदू और मुसलमान तक आ जाती है। क्या यूपी में चर्चाएं तालिबान की एंट्री ही इसीलिए हुई ताकि तालिबान के नाम पर वोट आगे बांटे जा सके? आज तक ब्यूरो। तालिबान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वो पंजशीर पर कब्जे की बहुत करीब पहुंच चुका है। तालिबान के लड़ाके अहमद मसूद की सेना के बीच अभी जंग जारी है। तालिबान का दावा है कि उसके लड़ाकों ने गवर्नर हाउस के नजदीक वो पहुंच गए। वहीं नॉर्दर्न अलायंस की सेना भी चट्टान की तरह डटी है। नॉर्दर्न अलायंस ने भी दावा किया कि पंजशीर में तालिबानी फौज के पैर उखड़ रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तरफ से दावे हो रहे हैं। गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात जहां पर एक तरफ तालिबान के लड़ाकों की तरफ से हो रही है, वहीं नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि वहां पर जो तालिबानी पहुंच रहे हैं वो खदेड़े जा रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से। तो दोनों का अपना अपना दावा। ये दो तस्वीरें उन्हीं दावे की हकीकत बयां करती हुई। हालांकि तालिबान जो लड़ाके हैं वो जश्न मनाते हुए भी नजर आए। वो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें कई लोग घायल और मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही। तो दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जहां पर गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात तालिबान लड़ाकों की तरफ से हो रही है, वहीं नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजशीर में तालिबानी कब्जा नहीं हुआ है, उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है। तो तालिबान ने 10 दिन में काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद वो दो मोर्चों पर लगातार फेल हो रहा है। एक मोर्चा पंजशीर का है जहां तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने पानी पिलाया हुआ है, और दूसरा मोर्चा है काबुल की सत्ता का जहां तालिबान के कदम ही नहीं जम पा रहे। तालिबान में बरादर सरकार बनना तो तय हो गया, लेकिन सरकार है कि बन ही नहीं पा रही। पंजशीर के मोर्चे पर तालिबान ने अपनी जीत का झूठा प्रचार तो किया, पंजशीर अब भी तालिबान के पंजों से कोसों दूर है। काबुल की सड़कों से लेकर आसमान तक पूरी रात गोलियों की आवाजें गूंजती रही। तालिबान के लड़ाके पूरी रात पंजशीर पर तालिबान की फर्जी जीत का जश्न मनाते रहे। इन तालिबानी लड़ाकों की भी क्या गलती, इन्हें तो इनके आकाओं ने ही बेवकूफ बना दिया। और तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर फतह की झूठी खबर पर हर्ष फायरिंग में कम से कम 17 लोगों की जान ले ली। लेकिन सच तो यह है कि पंजशीर पर कब्जे का तालिबानी दावा पूरी तरह बकवास है। पंजशीर में अपने 400 से ज्यादा लड़ाकों की मौत को कबूल करने के बजाय तालिबान फर्जी खबरें उड़ा रहा है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के आखिरी प्रांत पंजशीर पर भी उसका कब्जा हो गया है। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया कि नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट का कमांडर अहमद मसूद भी मुल्क छोड़ चुका है। लेकिन एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तालिबान ने पंजशीर में जीत का कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद सामने आकर तालिबान के झूठ की पोल खोल दी। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond.
as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground, we have resisted. The resistance is not going to surrender, it's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties. यानी पंजशीर अभी भी तालिबानी पंजों से आजाद है और उसे आजाद ही बनाए रखने के लिए सालेह और अहमद मसूद ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। तालिबान के झूठे दावे की हकीकत तो आज तक की टीम ने पंजशीर की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ही बेहद नजदीक से देखी। India Today and Ashtok, the only channels on ground to report from battlefield Panjshir. The Taliban launched an attack at 11 p.m. on Tuesday night. You can hear the gunshot in the background. The office of style ongoing. Casualties expect both sides. یک تن از مقاومتگران جبهه مقاومت ولایت پنجشیر به مدت چند روز می شود که در ساحات ولایت پنجشیر पंजशीर में युद्ध शुरू हो गया है और तालिबान की हार हो रही है और हम अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। قدر خون در رگ رگ ما جریان دارد. دفاع از وطن ما، از ناموس ما، از عزت ما میکنیم. पंजशीर को आज तक कोई नहीं जीत पाया, न सोवियत संघ, न अमेरिका और न अभी तक तालिबान। जाहिर है तालिबान की खींच बढ़ती जा रही है। रेसिस्टेंट फ्रंट ने दावा किया कि पंजशीर में हारते तालिबान ने अब वहां जरूरी सामान की सप्लाई रोक दी है, जिससे वहां के लोगों को परेशानी हो रही है। आज तक ने पंजशीर से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कई स्थानीय लोगों से बात की थी, जिन्होंने तालिबानी ज्यादती की गवाही दी। तालिबान लोगों को उनके घरों से निकालकर युद्ध के मोर्चे पर ले जा रहा है। तालिबान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि पंजशीर अभी भी तालिबान की पकड़ से दूर है, जिसे कब्जा करने के लिए तालिबान दिमागी घोड़े दौड़ा रहा है, क्योंकि उसके हाथ लगे हथियार तो सिर्फ प्रदर्शनी के लायक ही हैं। पंजशीर अफगानिस्तान से अहमद नवीश कापिश के साथ आज तक ब्यूरो। सितंबर का पहला हफ्ता चल रहा है। तकनीकी तौर पर अगर देखें तो मॉनसून की वापसी शुरू होने में अभी थोड़ा और वक्त है, लेकिन आमतौर पर इन दिनों में मॉनसून कमजोर पड़ जाता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में यही दिखाई दे रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मॉनसून की ताकत अभी भी मध्यम नहीं पड़ रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर बादल अभी भी कहर बरपा रहे हैं। दोनों राज्यों से तबाही की तस्वीरें अभी भी आ रही हैं। घूमने फिरने के शौकीनों ने मसूरी के मशहूर कैंपटी फॉल के फुहारों का लुत्फ जरूर उठाया होगा, लेकिन जलप्रपात का ऐसा विकराल रूप शायद ही पहले देखा हो। ऊपर पहाड़ों से गरजती हुई धार नीचे की ओर कुछ ऐसे आ रही है मानो सब कुछ बहा ले जाएगी। पहाड़ से टूटती धार चट्टानों को चूर चूर कर देने पर आमादा दिख रही है। एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट की अचानक बदली सूरत से मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये सब अचानक हुआ। ऊपरी हिस्सों में तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद जलप्रपात में पानी का स्तर एकदम से बढ़ गया और झरने की लुभाने वाली पानी की धार और फुहारों ने एकदम खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। हालात भांपकर प्रशासन ने सभी पर्यटकों को मौके से हटा दिया और यहाँ पर लोगों के आने जाने पर तुरंत रोक लगा दी। अत्यधिक बारिश के कारण ये कैंपटी फॉल का झरना काफी अपना विकराल रूप ले चुका है। हमारी पुलिस की ड्यूटियां लगभग हर पॉइंट पे जहां से यात्रियों के किसी भी फॉल पर जाने के लिए रास्ते हैं, प्रत्येक पॉइंट पर पुलिस की ड्यूटियां सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई हैं और आज अतिरिक्त ड्यूटियां भी बढ़ाई गई हैं, जिससे कि किसी भी होने वाली जनहानि से बचा जा सके। करीब करीब पूरे देश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन पहाड़ों पर बादल अभी भी गरज बरस रहे हैं। खासकर उत्तराखंड पर बादल इस बार कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में 7 सितंबर तक तेज बारिश की संभावना है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में ज्यादा बारिश का अनुमान है। यानी अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। 7 सितंबर के बाद बारिश में कमी आ सकती है।
मुश्किलें सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल से आया ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर सोलन की है। शिमला से जोड़ने वाली पहाड़ी सड़क अचानक खंड खंड हो गई और रास्ते की जगह पर गहरी खाई बन गई। ये नतीजा है बीते दिनों हुई जोरदार बारिश का। कमजोर हुए पहाड़ आए दिन जहां तहां धंस रहे हैं और लोगों की जान पर बन रही है। सोलन में भी इस सड़क से कई वाहनों की आवाजाही हो रही थी, लेकिन जमीन में हलचल होती देख कुछ लोगों ने रास्ता रुकवा दिया। बस समेत कई गाड़ियां अपनी जगह पर थम गई और फिर देखते ही देखते ये पहाड़ी रास्ता भर कर धराशायी हो गया। गनीमत रही कि वाहन इस हादसे में नहीं फंसा। फिलहाल रास्ता बंद है और लोगों को शिमला के लिए दूसरे मुश्किल रास्ते से जाना पड़ रहा है। ये शिमला नालागढ़ रोड में हुआ है, साइडी के पास, जहाँ भारी बारिश के कारण रोड का एक हिस्सा उसमें भूस्खलन हो गया है। कारण वहाँ पे कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है, कुछ छोटी गाड़ियाँ वहीं से निकल रही हैं। उत्तर भारत से दूर बंगाल के पहाड़ी इलाके भी बारिश की मार से बेहाल हैं। मशहूर पर्यटन स्थल कालिम्पोंग का मंजर देखिए। यहाँ पेडोंग में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा कमजोर होकर धराशायी हो गया। मिट्टी धंसने के साथ दर्जनों पेड़ भी जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरे। पहाड़ी सड़क भी टूटकर बर्बाद हो गई। मंजर ऐसा है मानो यहाँ भूकंप आया हो। सब कुछ उलट पुलट दिख रहा है। यहाँ भूस्खलन की चपेट में एक बुजुर्ग की जान भी चली गई। मसूरी से दिलीप सिंह राठौड़, सोलन से राजेश शर्मा और दार्जिलिंग से कायस अंसारी के साथ आज तक ब्यूरो।